कहानी अंततः जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है, बस चंद सांसें बची है मेरे पास। वादा किया था तुमने कभी कि अंतिम क्षण में तुम साथ होगी, दोगी ना ये हक क्या संबोधन दूं। शांतनु पत्र की मुट्ठी में भींचकर गोला बना दिया, आग को समर्पित करना होगा। सोमी सोच रही थी मंजित न पत्र की इबारत से हटाती, अतीत उसकी साड़ी का आंचल पकड़े ठुनकते बच्चे सा पीछे पीछे चलने लगता। आज क्या कहे अचिन से 15 साल पुरानी बातें। अचिन ने पहले कभी उससे वफा नहीं की, परंतु आज अपने प्यार विश्वास से उसने सोमी के मन पर छाई हर परछाई को धो दिया है। पूर्ण समर्पित है अचिन उसके प्रति आज। पर आज से 18 साल पहले का उसका अतीत परत दर परत खुलने लगा। अखबार में विज्ञापन पर पिताजी ने देर न लगाई थी, सोमी का फोटो बायोडेटा के साथ पोस्ट करके ही सांस ली। अब इंतजार था तो बस जवाब का। एक दिन जवाब भी आ गया। रविवार को लड़की देखने आ रहे हैं सोमी के घर में तो जैसे भूचाल आ गया। तैयारियां होने लगी युद्ध स्तर पर। एनआरआई लड़के धनाढ्य माता पिता को प्रभावित करने का हर प्रयत्न कर रहे थे पिताजी। सोमी भी लजा जाती, दर्पण में चुपके कभी अपने दूध से उजले रंग को देखती तो कभी बादामी आंखों को। अचिन ने सोमी को देखते ही पसंद कर लिया था। बस एक ही शर्त थी, शादी अगले हफ्ते होगी, फिर कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। सब कुछ व्यवस्थित होने पर बुला लूंगा सोमी को भी न्यूयॉर्क में। एनआरआई दामाद पाने की खुशी में पिताजी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चाचा ताऊ सबने समझाया, अरे अच्छी तरह छानबीन करके देना बेटी, विदेश में बसे लड़कों का क्या भरोसा। बताते कुछ हैं, निकलता कुछ है। अचिन का दिल्ली में शानदार फ्लैट, उसके मम्मी पापा और छोटे भाई से मिलकर पापा तो निश्चित हो गए थे। मम्मी थी कि हर वक्त बलया लेती रहती, किस्मत की धनी है मेरी बेटी। और आने वाले 15 दिनों में वह श्रीमती अचिन बन गई थी। शादी के शुरुआती दिन अचिन के संग पंख लगाकर उड़ गए। पार्टी, घूमना फिरना, अचिन की प्यार भरी बातें। एक छोटे से घर की लड़की सोमी के लिए ये सब स्वप्न सा था, पर अचिन के न्यूयॉर्क जाने के बाद वक्त जैसे सहम गया था। लंबा चौड़ा घर, उसमें सास ससुर, छोटा देवर रोमी। दिन थी कि काटे नहीं कटते, रातें जैसे डसने लगी थी सोमी को। अचिन से लंबी लंबी बातें होती फोन पर हर बार एक ही आश्वासन, जल्द ही बुला लूंगा तुम्हें जान। पल्लू से बंधा हूं तुम्हारे, हुक्म करो तो सब कुछ छोड़कर आ जाऊं वापस। और हर बार उसके इंतजार में कुछ महीने और जुड़ जाते। शादी के बाद ही पता चला था अचिन के पास कोई जॉब नहीं है विदेश में, बस हाथ पैर मार रहा है वहां जमने के लिए। शादी भी उसने मम्मी पापा के लिए की है। कभी सास ससुर की सेवा में लगी रहती तो कभी छोटे रोमी से खेलती। सोमी को लगने लगा था जैसे वह छली जा रही हो। अचिन की सच्चाई से वाकिफ होने पर उसके सारे वादे खोखली बातें लिखती, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। माँ पिताजी से अचिन की बड़ी शिकायतें की उसने, पर अब लगने लगा था जैसे माँ पिताजी उसका कन्यादान करके मुक्ति पा लेना चाहते थे। उस दिन अचिन का फोन सोमी के भाग्य का फैसला कर गया। मैं अभी 4-5 साल तक भारत नहीं आ सकता। एक नई कंपनी लॉन्च की है मैंने, और हाँ, तुम्हें भी नहीं बुला पाऊंगा। मैं क्या करूं फिर। सोमी रो पड़ी उस दिन। माफ करना सोमी, मैं आजकल मेरी के साथ रह रहा हूँ। शादी नहीं की, पर 5 साल तक का एग्रीमेंट है, निभेगी तो शायद शादी भी कर ले। अचिन ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरी कंपनी की 75% की पार्टनर है, समझ गई थी सोमी, आगे कुछ न सुन पाए। अब वह क्या करे, जैसे खुशियों के सारे रास्ते बंद हो गए थे उसके लिए। मायके में भी ऐसा कोई नहीं था जो जख्मों पर मरहम लगा सके। सास ससुर ने ही उसे संभाला। बेटा, जैसा चल रहा है चलने दो। यहाँ तो तुम ही अचिन की पत्नी मानी जाओगी ना। हम अचिन की जगह तो नहीं ले सकते, पर हर चीज पर तुम्हारा उतना ही हक होगा जितना दोनों बेटों का है। अपने आप को संभालने में सोमी को कई दिन लग गए, फिर समझौता कर लिया उसने। जीवन में सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता है ना। सास ससुर ने माता पिता की जगह ले ली थी, उनकी भी तो वह एकमात्र सहारा थी। रोमी अभी छोटा था। बेटे के गैर जिम्मेदारी ने उन्हें भी सोमी का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था। मम्मी जी, मैंने B.Ed किया है, मैं टीचिंग कर लूं, मन लगा रहेगा। एक दिन सोमी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया तो सास ने सहर्ष मंजूरी दे दी। हालांकि वापस मायके जाने का ख्याल उसके मन में आया था, पर पिताजी से सारी बातें कहीं तो उल्टा उससे ही समझाने लगे थे, अपनी लड़ाई खुद लड़ो बेटा, फिर क्या कमी है तुम्हें। समाज में इज्जत है, पैसा है, अचिन का नाम भी कितना है। क्या कभी सपने में भी सोचा था तुमने कि इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें। सोमी ने काफी सोच समझकर स्कूल ज्वाइन कर लिया था। दिन पलटने शुरू हो गए। आधा दिन बच्चों को पढ़ाने में, बाकी घर के कामों में यूं ही बीत जाता। जीवन की कड़वाहट कुछ कम होने लगी थी।
अचिन का परिवार ही उसकी जिम्मेदारी बन गया था। उस दिन वह रोमी के कमरे में अचानक चाय देने चली गई। रोमी को उसके ट्यूटर पढ़ा रहे थे। सोमी ने देखा, रोमी को होमवर्क देकर यह स्वयं पेपर पर कोई स्केचन कर रहे थे। एक लड़की का सुंदर अक्स बड़ी तन्मयता से उकेरा जा रहा था। सोमी को लगा जैसे सर के कागज पर वह स्वयं उतर आए हो। बड़ी बड़ी स्वप्निल सी आंखें और उन्हें ढकती धनुषाकार भौहें सजीव सी लग रही थी। कुछ पलों के लिए ठहर सी गई थी सोमी, फिर सर की ओर देखा तो लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। 28 से 30 साल का नौजवान, शर्माले से नैन नक्श, ऊंचा माथा। मैं शांतनु हूँ, एक फर्म में इंजीनियर हूँ, पार्ट टाइम में ट्यूशन लेता हूँ। उसी ने नजरें चुराते हुए अपना परिचय दिया। सोमी ठहर न पाई, कमरे में तेज कदमों से बाहर निकल आई। प्यार की भाषा आंखें खूब समझती हैं, जाने कौन सी मूक तरंगे उठती हैं कि बिना कुछ बोले ही सब कुछ अपना पराया हो जाता है। फिर तो शांतनु सोमी के मन व विचारों के साथ लुका छिपी खेलने लगे थे। शांतनु की भी सोमी के प्रति चाहत छुपी नहीं थी। सोमी ही पूछ बैठी एक दिन, मेरे बारे में सब जानते हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? क्या करोगी जानकर? सोमी, मेरे माँ पिता ने मुझे गोद लिया था, किसी अस्पताल से परवरिश की, सब कुछ मिला, पर दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। पहले से ही अकेला था और भी अकेला हो गया दुनिया में। पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन कर रहा हूँ। दुख की रेखाएं शांतनु के चेहरे पर खींच आई थीं। सोमी को अपना दुख शांतनु के दुख के सामने बौना सा लगा, पर जैसे जैसे मन शांतनु के प्रति उद्विग्न होने लगा था, अचिन सोमी के मन से घुलता जा रहा था। पर एक अपराध भावना ने जन्म ले लिया था मन में। क्या वो जो कर रही है या जो हो रहा है आजकल वो ठीक है? क्या समझेंगे उसके बारे में उसके परिवार वाले, सास ससुर? कभी कभी कुंठा से घिर जाती सोमी। कैसी जिंदगी है उसकी, न वह सधवा है न विधवा, परित्यक्तता शब्द भी तो नहीं जुड़ा था उसके नाम के साथ। ऐसे ही विचारों के साथ खुद से लड़ती एक दिन सोमी डिप्रेशन का शिकार हो गई। घर में उस दिन कोई नहीं था, सब किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। बिल्कुल अकेली थी, निराश भी। अचिन का परिवार, शांतनु का प्यार मकड़ी के जाले में फंस गई हो जैसे। रुलाई फूट पड़ी। सामने नींद की गोलियों की शीशी रखी थी, माँ लेती थी। पानी के लिए किचन की ओर मुड़ी की, दरवाजे पर थाप पड़ी। मुंह पर पानी के छींटे मार अपने आप को सहेजा। दरवाजे पर शांतनु खड़ी थी। यूं रो रोकर अपनी जिंदगी जाया न करो सोमी, रोने से दुख कम नहीं हो जाते। सोमी के लड़खड़ाते कदमों को शांतनु ने अपनी बलिष्ठ बाहों का सहारा दिया। सोमी अचकचा गई। घर में वह नितांत अकेली। इस पर शांतनु, थक गई हूँ जीवन से मैं। छोटी सी उम्र में सब कुछ देख परख चुकी हूँ, दुनिया में कोई किसी का नहीं। सोचती हूँ नींद की ढेरों गोलियां लेकर सो जाऊं गहरी नींद में, पर जाने क्यों साहस नहीं जुटा पाए। सोमी ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में सुकून सा पा रही थी वह। पर किसके लिए सोमी? वह जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए। पर क्या जो तुम्हें मिला उसका सम्मान किया है तुमने? शांतनु ने सोमी की आंखों में झांका। गर्म सांसों की तेज रफ्तार सब कुछ समेट लेना चाहती थी। आंचल सीने से ढलक गया। प्रिय का मादक स्पर्श पोपो में सुधा बन घुल रहा था, मानो सारे बंधन टूट जाते। आज पर शांतनु ने अपने आप पर काबू किया। जिससे प्यार किया हो उसके शरीर को बिना अधिकार के स्पर्श करना शांतनु के आदर्शों से परे था। सो अमृत से अमूल्य उन क्षणों की गिरफ्त से आजाद किया अपने आप को। चलो तुम्हें आज बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ। रसोई किधर है सोमी? और रसोई की ओर चल पड़े। काफी देर से रोते रहने से सोमी का जी हल्का हो गया। सारा आवेग आंसुओं के साथ बह गया। साड़ी ठीक करके खड़ी हुई तो देखा शांतनु खड़े थे कॉफी के साथ। सोमी, मुझसे शादी करोगी? क्या ये सब छोड़कर चल सकोगी मेरे साथ, एक सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए? कॉफी सिप करते करते शांतनु ने उसके सामने प्रस्ताव रखा। सोच लो सोमी, माँ पिताजी के आने का वक्त हो गया था। सो शांतनु चला गया। वह काम में लग गई, पर विचारों में द्वंद्व जारी था। हाँ, मैं शांतनु से शादी करूंगी। सुकून भरे 4 लम्हे दुखदाई लंबी रातों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। सास ससुर भी उसके अकेलेपन के लिए चिंतित रहते थे। रोमी बड़ा हो रहा है, शादी होते ही आने वाली सब कुछ संभाल लेगी, पर वह इन सब के बारे में क्यों सोच रही है? अचिन से कोई रिश्ता नहीं, फिर उसके परिवार वालों के बारे में क्यों सोचे? सोमी माँ पिताजी से बात करेगी, अन्यथा एक दिन सब छोड़कर किनारा कर लेगी। अपनी सोच को विराम देकर सो गई थी। वो सुबह उठी तो सिर थोड़ा भारी था। सूरज सिर पर चढ़ाया था, पर बदन बिस्तर छोड़ने को तैयार न था। तभी माँ की खुशी में सराबोर चीख सुनाई पड़ी। अचिन वापस आ रहा है सोमी, परसों 9:30 की फ्लाइट से हमेशा के लिए। माँ ने खुशी के अतिरेक में सोमी को अपने अंक में भींच लिया, पर वह हचकचा गई।
ये कैसा न्याय है तेरा ईश्वर। इतने लंबे अरसे से परित्यक्तता की सी जिंदगी गुजारने के बाद बाहर आने वाली थी, ऐसे में अचिन का आना घर का जैसे समा ही बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई शिकायत ही न हो अचिन से। पूरे घर की सफाई हो रही थी, खाने की लिस्ट में अचिन की मनपसंद सब्जियां, टेलीफोन से सारे खानदान को सूचना देकर पार्टी का प्रोग्राम, सब कुछ उससे बिना पूछे कुछ ही घंटों में तय हो गया था। सास ससुर तो उम्र का तकाजा भूल गए थे, एक वही थी जो जड़ हुई जा रही थी। क्यों लौट रहा है अचिन अब? पता चला उसकी कंपनी पिट गई थी और कर्जे की मोटी रकम उसके सिर पर थी। ऐसे में मेरी को उसका साथ भला क्यों गवारा हो। मेरी ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए जनाब वापस आ रहे थे। सोमी का मन हुआ वह भाग जाए कहीं एकांत में, पर कहाँ। सारे कामों के बीच मम्मी जी की हिदायतें मिल रही थीं। अरे सोमी, कुछ अपने आप को बदली, पति को पल्ले से बांध कर रखो। अब की बार तो एक नन्हा मुन्ना दे दो उसे, ताकि मोह में ऐसा पड़े कि सब कुछ भूल जाए। सोमी का मन ग्लानि से भर उठा। अचिन, अचिन, सब जगह अचिन। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसे मझधार में छोड़ गया। धोखे से शादी के और मेरे के साथ रहकर भी कुछ न मिला, तो लौट रहा है। जीवन में जैसा उसने चाहा किया, पर सोमी को किस बात की सजा दी? क्या वह अचिन को दोबारा पति का दर्जा दे सकेगी, खासकर जब शांतनु की सादगी उसके रोम रोम में बस चुकी हो? अचिन की खुदगर्जी से उसका तन मन घायल था। अंधेरे में जब अचिन के हाथ उसके बदन का स्पर्श करेंगे, तो क्या वो लिजलिजापन वह बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं। सोमी का मन विद्रोह पर उतारू हो उठा, पर भारतीय मर्यादा तो पति के 100 खून भी माफ कर देती है। पति के घर डोली उतर गई तो उसी घर से अर्थी उठे स्त्री की दादी की सीख उसके कानों में गूंजने लगी। ये त्याग, मर्यादा, सब कुछ स्त्री पर थोपे हुए ढोंग है। आदर्श थोप थोप कर देवी बना डालते हैं, पर इंसान के रूप में सही ढंग से जीने की इजाजत भी नहीं देते। समाज के नियम में अब कोई और समझौता नहीं कर पाऊंगी। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ शांतनु। सोमी ने फैसला कर लिया था। कुछ कपड़े सूटकेस में भर लिए, सारी रात बेचैनी में काट दी। सुबह से ही घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। सोमी के माता पिता भी आए थे। सोमी ने कमरे में ले जाकर जन्मदायिनी माँ को अपना फैसला सुना दिया। 2 खानदानों को तबाह न कर बेटी, पहले चली जाती तो कोई बात न थी, पर अब तो खुशियां अपने आप चलकर आ रही हैं तेरे पास। माँ के वही पुराने वाक्य, समझाने धमकाने के पैतरे शुरू हो गए थे। तभी शांतनु का फोन आ गया। सोमी, पति वापस आ रहे हैं। नया जीवन मुबारक हो तुम्हें। इतना स्वार्थी नहीं मैं कि अपने साथ तुम्हें कांटों में घसीट लूं, पर हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि जीवन के अंतिम पलों में जब सांसें साथ छोड़ रही हूं, तो तुम मेरे सिरहाने बैठी रहो, मुझे तलाशना मत। और शांतनु ने बिना कुछ उसकी सुने फोन रख दिया। उस दिन पिंजरे में बंद पंछी की तरह उड़ना भूलकर सोमी ने भी जिंदगी से लड़ना सीख लिया था। मीता और वशिष्ठ 2 बच्चे थे। अब अच्छी खासी उम्र भी हो गई थी सोमी की, पर कभी मन के गहराइयों में खो जाती तो सोचती, क्या नाम दे वह शांतनु को, स्वप्न पुरुष या एक हवा का झोंका जो उसकी जिंदगी के मायने बदल गया। आज शांतनु का ये पत्र फिर से सोमी को अधीर कर रहा था। आज फिर वह किसी की नहीं सुनेगी, कोई बंधन नहीं मानेगी, शांतनु के पास जरूर जाएगी। अचिन को उसने सब कुछ बता दिया। शांतनु का वह पत्र अचिन के हाथों में सौंपकर अपना निर्णय भी बता दिया था। सूटकेस में चंद कपड़े डाले, ठीक उसी दिन की तरह पैर घर की दहलीज से निकाले, पर आज किसी ने न रिश्तों की दुहाई दी, न रोका। पति ने स्वयं प्रयाग का टिकट देकर ट्रेन में बिठाया। शांतनु का कर्ज है मुझ पर सोमी, तुम्हें मुझे वापस सौंपकर उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम निश्चित होकर जाओ।